श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः अद्य कक्षायां स्वागतम। सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बेटा, हमारा आज का विषय है क्त्वा प्रत्ययः। तो क्त्वा प्रत्यय NCERT पाठ्य पुस्तक में आपको जो हमारा व्याकरण विधि है उस पुस्तक में मिल जाएगा। आप सभी के लिए अष्टमी नवमी कक्षा छात्राणां कृते क्त्वा प्रत्ययः अत्यावश्यकी भवति। अतः सर्वे ध्यानेन पश्यन्तु। वयमिदानीं क्त्वा प्रत्ययस्य विषये पठामः। पहले प्रत्यय किसे कहते हैं, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। फिर भी और एक बार आप यहाँ ध्यान से देखिए। ये शब्दांशाः धात्वनन्तरं मिलित्वा विशेषान् अर्थान् निर्मान्ति ते प्रत्ययाः भवन्ति। अर्थात ये शब्दांशाः, जो शब्दांश, जो शब्द हैं, जैसे जैसे शब्द हैं उन शब्दों के जो अंश हैं, अर्थात जो शब्द धातु के बाद मिलते हैं, और सिर्फ मिलते नहीं है, विशेषान अर्थान निर्मान्ति, और विशेष अर्थों का भी निर्माण करते हैं। ते प्रत्ययाः भवन्ति, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अस्तु, इदानीं वयं क्त्वा प्रत्ययस्य कांश्चन नियमान् पश्यामः। तो क्त्वा प्रत्यय के कुछ नियमों को देखते हैं। क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः यदा वयं कुर्मः तदा क्त्वा इत्यस्य त्वा शेषः भवति। बेटा, ध्यान से नियम को देखेंगे। देखिए, क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः, जब क्त्वा प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं ना बेटा, तब क्या होता है, क्त्वा इत्यस्य, जो हमारा क्त्वा होता है उसके अंत में त्वा शेषः भवति, अर्थात त्वा रह जाता है। अवशिष्ट जो हमारा क्या रह जाता है बेटा, त्वा रह जाता है। जैसे हम आपको उदाहरण देके समझाते हैं। पठ क्त्वा पठित्वा, खाद क्त्वा खादित्वा, वैसे लिखित्वा हसित्वा, ये सब त्वा त्वा त्वा, अर्थात अंत में जहाँ त्वा अवशिष्ट रहता है वहाँ क्त्वा प्रत्यय होता है। इदानीं द्वितीयं नियमं पश्यामः। द्वितीय नियम क्या है बेटा, प्रत्ययस्य प्रयोग समये धातोः अंतिम वर्णे ई प्रयोगः भवति। देखिए बेटा, जब हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उसी समय हमें ध्यान देना होगा, जो हमारा धातु है उस धातु के अंतिम वर्ण में हमें ई, छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना होगा। जैसे पठ प्लस क्त्वा अगर हम करते हैं तो पठ में अंतिम वर्ण क्या है बेटा, ठा। ठा में हमें की कौन सी मात्रा जोड़नी होगी, ई की मात्रा। देन त्वा, जो हमारा पहला नियम बोल रहा है अंत में त्वा लगेगा तो त्वा लगाएंगे। तो पठ प्लस ई प्लस त्वा, पठित्वा। अभी शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। वैसे ही लिख प्लस क्त्वा, तो क्या हो जाएगा, वैसे ई की मात्रा लगा देंगे, लिख प्लस ई प्लस क्त्वा, लिखित्वा। परंतु बेटा, ई कहाँ कहाँ लगेगा, हर जगह लगेगा क्या, नहीं। थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। हम वो तृतीय नियम में पढ़ेंगे। तृतीय नियम क्या है, ईश्वर वर्णः भवति परंतु यदि अंतिम वर्णे स्वरस्य मात्रा नास्ति चेत। और एक बात आपको ध्यान देनी होगी बेटा, जब हम कोई भी शब्द को या फिर धातु को लेते हैं, उस धातु में अगर स्वर वर्ण हो तो हमें, अर्थात स्वर की मात्रा हो तो हम वहां ई की मात्रा नहीं लगाएंगे। अर्थात अगर वहां स्वर की मात्रा नहीं है तो ही हम वहां ई लगा सकते हैं। उदाहरण में आपको देती हूँ। सोचिए, हमारा धातु है ची धातु। तो ची धातु है तो हम क्या करेंगे, इसमें तो ऑलरेडी ई की मात्रा है, तो हम यहाँ थोड़ी ना ई की मात्रा लगा सकते हैं,
नहीं लगा सकते, क्योंकि हम वहां जहां व्यंजन वर्ण हो वहां ही कुछ प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा तो स्वर वर्ण है ची में, तो हम वहां कैसे प्रयोग करेंगे? इसीलिए हम क्या करते हैं, ची के साथ और कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ची प्लस क्त्वा, तो क्या हो जाएगा? तो क्त्वा का त्वा शेष रहेगा, तो हमें ची प्लस त्वा, चित्वा हमें करना होगा। ठीक है, अभी हम चौथे नियम की ओर चलते हैं। हमारा चौथा नियम यह कहता है कि यदि धातोः अंतिम वर्णः म अथवा न भवति। अब तक हमने धातु में कोई भी वर्ण हो वो हमें ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर धातु के अंतिम वर्ण में म हो या फिर न हो तो इस म और न का लोप हो जाता है, अर्थात इनकी ये म या फिर न मिट जाते हैं, वहां नहीं रहते। वैसे एवं अंतिम वर्ण ईकारः न भवति, और जब वो म और न लोप हो जाते हैं तो वहां ई की मात्रा भी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, हमने ई की मात्रा कहाँ कहाँ लगाना है? ई वहां ही लगानी है जहां धातु के अंतिम वर्ण में कोई भी वर्ण आ रहा हो स्वर को छोड़कर, वहां हम ई की मात्रा लगा सकते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ई की मात्रा कहाँ नहीं लगाएंगे? अगर धातु का अंतिम वर्ण स्वर हो, अर्थात वो मात्रा के रूप में हो, वहां हम कदापि ई की मात्रा नहीं लगाएंगे। और कहाँ नहीं लगाएंगे? म और न अगर धातु के अंत में होते हैं तो हम वहां ई की मात्रा नहीं लगाएंगे और वही म और न को लोप कर देंगे। तो हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। तो नम प्लस क्त्वा, नम प्लस क्त्वा, तो देखिए नम में अंतिम वर्ण कौन सा है? म है। तो म में हमें क्या करना था? जहां म या न होते हैं हमें उस वर्ण को ही मिटा देना था, लोप कर देना था। तो वो वर्ण है म, तो हम म को मिटा देते हैं, तो बच गया हमारे पास न। तो हम यहाँ तो ई की मात्रा लगाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? क्त्वा को त्वा लगाएंगे, तो नम प्लस क्त्वा हो जाएगा नत्वा। समझ में आया? नत्वा। ठीक है, अभी हम आगे की ओर चलते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, पांचवा नियम कहता है कि यदि धातोः अंतिम वर्णः म न समान वर्गात् भवति तर्हि म न इत्यस्य लोपः न भवति। ध्यान देने की यह एक बात है कि वो बोल रहा है यदि धातु के अंतिम वर्ण म या न हो परंतु वो दोनों समान वर्ग से हों तो वहां क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? म और न का लोप नहीं होगा और वहां ई की मात्रा का भी प्रयोग होगा। तो वो क्या नियम बोल रहा है? तो मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। उदाहरण बोल रहा है कि आप ध्यान दीजिए, ब्रह्म, तो ब्रह्म में हम क्या देख रहे हैं बेटा? भ और म है। तो भ कौन से वर्ग का है? पवर्ग का, और म भी पवर्ग का। तो दोनों समान वर्ग से हुए कि नहीं हुए? हुए। तो दोनों अगर समान वर्ग में होते हैं तो हम वहां क्या करेंगे? हम वहां अभी क्या कर लेंगे? वहीं ई की मात्रा लगा देंगे। तो भ व्रा म में ई की मात्रा लगा देंगे, भ्रमी, और त्वा हमारा जैसे लगाना था भ्रमित्वा। इस तरह हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो हम आगे कुछ उदाहरणों को देखते हैं। देखिए, वैसे धातु, प्रत्यय, शब्द और अर्थ। धातु क्या है? यहाँ धाव धातु है प्लस क्त्वा प्रत्यय है। जब धाव धातु, यहाँ देखिए व है, यहाँ हमें क्या करना होगा? तो व में ई की मात्रा लगानी होगी। तो धाव प्लस ई प्लस अंतिम वर्ण क्या रह जाएगा हमारा? त्वा। तो धावित्वा। तो क्या हो गया हमारा? धावित्वा, अर्थात दौड़ कर। जो हमारा त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या है बेटा? कर, दौड़ कर। तो यहाँ धाव धातु है इसीलिए दौड़ कर हुआ। वैसे ही चल धातु, वैसे ही क्या हो जाएगा? चल प्लस त्वा
इक्वल में क्या हो जाएगा, वेरी गुड, चलित्वा। तो चलित्वा का अर्थ हो गया चलकर, ठीक है। वैसे ही हम हस्य धातु लेते हैं तो हस्य धातु में वैसे ही व्यंजन वर्ण में ई की मात्रा लग जाएगी, हस्य प्लस ई प्लस क्त्वा, तो क्या हो जाएगा, हसित्वा। तो हसित्वा का अर्थ है हंसकर। वैसे ही खाद प्लस क्त्वा, खादित्वा, खाकर। अभी बेटा ध्यान दीजिए, नम मैं बोली थी जिस धातु के अंतिम वर्ण में म या फिर न होगा तो वहां म और न का लोप हो जाएगा, तो यहाँ म का लोप हो जाएगा, हम म को यहाँ से काट देंगे, तो बचा हमारे पास क्या, ओनली न। तो वो न जो बच जाता है तो न प्लस क्त्वा, तो क्त्वा का अंतिम क्या शेष रहेगा बेटा, त्वा, हम पढ़े थे, तो त्वा शेष रहेगा, तो न त्वा, तो नत्वा हो गया अर्थात झुककर। वैसे ही गम धातु हमारा होता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, तो गम धातु में अगर हम क्त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा वैसे ही म यहाँ लोप हो जाएगा, तो ग त्वा, तो यहाँ गत्वा जाकर हुआ। फिर हमारा तीसरा नियम क्या था, वो बोल रहा था कि जो हमारे पास जो अंतिम नियम, पांचवा नियम बोल रहा है कि अगर दोनों समान वर्ण के हों, समान वर्ग के हों, तो ब्रह्म, हमने पहले ही देख चुके हैं, ये उदाहरण हम देख चुके हैं, तो ब्रह्म प्लस त्वा, वहां ई की मात्रा लग जाएगी भ्रमित्वा, घूम कर। वैसे ही हम देखते हैं ची प्लस त्वा, देखिए ची यहाँ कौन सा वर्ण है, कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, तो हम यहाँ ज्यादा ई की मात्रा और नहीं लगाएंगे, तो ची प्लस त्वा, चित्वा, चुन कर। ओके, आगे चलते हैं। वैसे ही दृश्य, दृश्य प्लस क्त्वा, देखिए बेटा, तो जहाँ श की मात्रा होती है और आगे त की मात्रा होती है, तहाँ मूर्धन्य श आ जाता है, तो यहाँ दृश्य प्लस क्त्वा, दृष्टवा, देख कर। वैसे ही कृष्ण, यहाँ भी जहाँ मूर्धन्य श की मात्रा होती है वहां अगर आगे त हो तो वहां ट वर्ग आ जाता है, तो कृष प्लस क्त्वा, कृष्टवा, जोत कर। ठीक है, अभी आप लोग इन उदाहरणों को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। अभी हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे, हम जो क्त्वा प्रत्यय है उसको कैसे प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिए। अहम खादामी जलम पिबामी, जब कोई व्यक्ति एक साथ दो कामों को करता है, दो कार्य, व्यक्ति एक है मगर कार्य उसने दो करना है, तो वो क्या करेगा, एक काम करने के बाद दूसरा काम करेगा ना। वैसे मैं क्या कर रही हूँ, अहम खादामी जलम पिबामी, अहम खादामी मैं खाऊंगी, जल पीऊंगी, तो मैं यहाँ दोनों लिख सकती थी, अहम खादामी अहम जलम पिबामी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ जो पहला वर्ण वर्ड होता है ना बेटा, पहली क्रिया होती है, उसमें हमें क्या करना है, क्त्वा प्रत्यय जोड़ना है। तो पहली क्रिया हमारी है खादामी, तो खादामी में मैं क्या करूंगी, अभी क्त्वा प्रत्यय जोड़ूंगी। तो खाद धातु है प्लस क्त्वा प्रत्यय है, तो हमें पहले से ही पता है खादित्वा, अहम खादित्वा जलम पिबामी, मैं खाकर जल पीऊंगी, मैं खाकर जल पीऊंगी। वैसे ही और एक उदाहरण देखते हैं, बालः क्रीडति बालः पठितुम इच्छति, बच्चा खेल रहा है, बच्चा पढ़ना भी चाह रहा है, बच्चे को एक साथ दो काम करने हैं, तो बच्चा क्या करेगा, पहले खेलेगा फिर पढ़ेगा ना। तो बच्चा खेल कर पढ़ना चाहता है, तो बालः क्रीड धातु क्त्वा प्रत्यय, क्रीडित्वा, बालः क्रीडित्वा पठितुम इच्छति, बच्चा खेल कर पढ़ना चाह रहा है। इस तरह आपको देखना होगा। जैसे थर्ड देखते हैं, पिता भोजनम खादति, पिता कार्यालयम गच्छति, पापा खाना खा रहे हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो पापा क्या करेंगे, खाना खाकर ही ऑफिस जाएंगे ना बेटा, तो क्या करेंगे हम, पापा खाना खाकर ऑफिस जा रहे हैं, तो पिता भोजनम खादित्वा कार्यालयम गच्छति। अभी ये वाला आप बताइए,
कर्मकराः कार्यं कुर्वन्ति वेतनम नयन्ति। जो कर्मकराः होते हैं अर्थात वर्कर्स क्या करते हैं, काम करते हैं और वेतन भी लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कर्मकराः कार्यं कृत्वा वेतनम नयन्ति। तो हम लिख सकते हैं ना, ये कर्मकराः कार्यं कृ प्लस कृ धातु कुर्वन्ति है और त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो इन दोनों का इक्वल क्या हो जाएगा, कृत्वा। तो कार्यम कृत्वा क्या है, वेतनम नयन्ति। जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, काम करके, काम कर कर वेतन लेते हैं। तो कर्मकराः कार्यं कृत्वा वेतनम नयन्ति। मुझे लग रहा है कि आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, तो ध्यान दीजिए और कहीं भी आपको डाउट हो तो मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज दीजिए। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। समाप्तम्।